हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, नोट्स देखते हैं पहले। देखिए, वायुमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो तापन होता है या जो टेम्परेचर का जो हाई होना है इन्वायरमेंट में, या ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रही हैं, बर्फ पिघल रहे हैं। ठीक है, तेजी से पिघल रहे हैं, मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वो डूब रहे हैं, है ना। फ्लडिंग हो रही है, गैस पिघल रहा है तो क्या हो रहा है, जो बर्फ पिघल रहा है वो क्या हो रहा है, फ्लडिंग के रूप में वो सामने हमारे आ रहा है, परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक जो यूरोपीय देश हैं अपने जो है अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। तो जो जिनका जो है जो लेवल है, अगर वो बिल्कुल जो है अगर नीचे है लेवल, तो चांसेस काफ़ी हो जाते हैं कि वो डूब जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल डूबने के कगार पे हैं। बहुत सारे एक कंट्री का आप मुझे नाम भी बता सकते हैं, आइलैंड नेशन है, वो अपने आप को पूरी कंट्री ही शिफ्ट होना चाह रही है किसी और जगह, क्योंकि उनके डूबने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है कुछ क्षेत्र ही डूब जाएंगे। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश जो है वो बिल्कुल इसी कगार पे हैं कि वो डूब जाए, कभी भी डूब जाएंगे। ठीक है ना, ये जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर 6 डिग्री जो है टेम्परेचर, अगर उम्मीद है कि 2021 में इस तरीके से टेम्परेचर, अभी जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत तेज से अगले आने वाले 10-15 सालों में बहुत तेज जो है बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वार्मिंग जो है होने की वजह से जो ग्लेशियर्स है बहुत तेज पिघलना शुरू कर देंगे, और ऑलरेडी पिघल रहे हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है। ठीक है ना, अब देखिए, आम में बौर मतलब समझते हैं, जिससे जो एक गांव में बोलते हैं टिकोरा, ये आम बहुत छोटा छोटा होता है, तो जब बौर आता है तो उसी से जो है आम जो है उसका फल लगता है। ठीक है, तो ये एक समय पे आता था, लेकिन तापन की वजह से जो बौर है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड जो हिम चादर है, यानी आर्कटिक और ग्रीनलैंड का जो आइस शीट है, तापन द्वारा सामान्यतः पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो अब क्या है कि आर्कटिक और ग्रीनलैंड जो आइस शीट है वो सबसे ज्यादा जो है इफेक्टेड होंगे इस ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से। ठीक है, इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। तो वहां की ही सिर्फ चीजें प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि पूरी और जो हमारी पृथ्वी है वो भी प्रभावित होगी। ठीक है ना, तो देखिए, भूमंडलीय उष्णता के क्या प्रभाव सकते हैं। तो पहले बात तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक भी प्रभाव। सकारात्मक क्या हो सकते हैं, अधिक बादल बनेंगे। ठीक है, अधिक CO2 की मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, जो जैसे पौधे के लिए तो सही है, पौधों के लिए सही है, लेकिन वही अभी नुकसान हो जाएगा। देखते हैं, देखिए, अधिक जो है मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा, और अधिक CO2 के कारण, ठीक है, CO2 अधिक है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, पौधे मजबूत होंगे, लेकिन जब फ्लडिंग होगी तो क्या होगा, पौधे डिस्ट्रॉय हो भी तो जाएंगे ना। दूसरा है आपका वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा नकारात्मक प्रभाव में, तापमान में वृद्धि में पौधों में रोगों की बढ़ोतरी कर देगा। दूसरा है ग्लेशियर्स का पिघलना, नदियों के जल का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। समुद्र के जो है जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, और तटीय प्रदेश जो है डूब जाएंगे। ठीक है, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, बाढ़ आ जाएगी। और जो सकारात्मक एक चीज और है, सकारात्मक में ये पौधे द्वारा जल उपयोगी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, जल जो उपयोग की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें क्या है, निगेटिव में है, बाढ़ आएगा, सूखा भी आ जाएगा, ड्रॉट आएगा, और मौसमी दशाओं में परिवर्तन होने लगेगा। जैव विविधता को नुकसान होगा, है ना। जहाँ बाढ़ आएगी, जहाँ पे सिचुएशंस बनेगी, वहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आएगी तो बाढ़ लैंडस्लाइड भी ला सकती है। ये ना, हमारे जो लैंड्स हैं वो उसकी स्लाइडिंग ऐसे अर्थक्वेक ही एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, जमीन धंसने लगेगी तो क्या होगा, लैंडस्लाइड हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। और आप सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये लैंडस्लाइड की जो इवेंट है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, फसल उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव है ये, भारी आर्थिक क्षति होगी। ठीक है, जो अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये सारे जो रीजंस मैंने बताए उष्णता के कारण सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक है, अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कहते हैं IPCC, ठीक है, उसके द्वारा असाइनिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, ये जो है एक प्रकाशन किया गया एक रिपोर्ट है। ये यदि जो विश्व तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मर्त्यता यानी कोरल मॉर्टेलिटी घटित होगी। प्रवाल जो हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, साथ ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में लगभग 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा। पृथ्वी का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा, और पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों का 1/6 भाग विलुप्त। सोचिए कितना बड़ा जो है संकट
की स्थिति बनेगी। ठीक है, जो फ्लोरा और फाना है, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल में नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और साथ ही पारिस्थितिकीय तंत्र का 1/5 से अधिक भाग रूपांतरित हो जाएगा और 30% तक ज्ञात प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, वैश्विक उष्मन जो पृथ्वी के जीवन पर सक्षम बनने में गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार अगर वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर का पिघलने की दर बढ़ जाएगी, समुद्री तल में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता बढ़ जाएगी और उसकी तीव्रता में भी वृद्धि हो जाएगी। चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि बारंबारता और तीव्रता में इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारी इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि देखिए 1990 से 2100 ठीक है के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है और इस वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ उसके सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिम टोपियों के पिघलने की आशंका। सोच लीजिए आप 144 टोटल अगर जो है आपके ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, तो वो 142 उसमें से पिघल जाएंगे जिससे समुद्र सतह में वृद्धि असंभावी है। और आईपीसीसी के अनुसार अगर 1920 से 2100 के बीच में समुद्र के सतह में 0.33 से लेकर 0.45 मीटर की वृद्धि के अनुमान भी लगाया गया। अब देखिए पिछले हिमयुग से अब तक 390 फीट समुद्र सतह में वृद्धि हो चुका है। अगर हम पिछले हिमयुग की बात करें और अभी प्रेजेंट जो है उसमें 390 से लेके पिछले हिमयुग से अब तक जो सिचुएशन है अभी उसमें 390 फीट समुद्र में वृद्धि हो चुकी है। समुद्र सतह में समुद्र सतह से वार्षिक वृद्धि की दर 3 मिलीमीटर अनुमानित की गई है। ठीक है ना, वार्षिक जो वृद्धि है उसकी दर 3 मिलीमीटर अनुमानित की गई है। उदाहरण के लिए अगर फिजी जो है वो समुद्र के तल की वृद्धि की दर 0.15 बढ़ी अगर 3 इंच प्रति वर्ष है वहां पे फिजी में, तो इस जो है इससे फिजी के डूबने का संकट बड़ा जो है गहरा चुका है। अगर हम पिछली शताब्दी की बात करें तो पृथ्वी के औसत तापमान में 0.08% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, कितना 0.08% की वृद्धि देखी गई है। जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं सागर में वही जो है महत्व है जो स्थल में घासों का होता है। ठीक है, जैसे घास होते हैं यहाँ पे सारे जो है जो हमारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स घास पर डिपेंड करते हैं, हम एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही फाइटोप्लैंक्टॉन्स का महत्व है समुद्री जो आपका पूरा सिस्टम है ओशियानिक सिस्टम में। अतः इसे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है अगर जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स डिस्टर्ब होते हैं तो। ठीक है, इससे अगर महासागर की जो श्रृंखला प्रभावित हुई तो सोचिए ह्यूमन बीइंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली उसका, जबकि इससे पूर्णतः नष्ट हो जाने से महासागर का जल का घनत्व तो प्रबल रूप से नहीं घटेगा। ठीक है ना, अब देखिए यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो कार्बन सिंक जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा जो है साइड इफेक्ट पड़ जाएगा जो है ओशियानिक सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हिमनद द्रवीभूत होने लगेगी, समय से पूर्व आम में बौर लगेगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी है। तो ये जो है ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट सा चीज़ है कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 2, 3 एंड 4 आपको ये सोचे कि खूब जो है पानी भर जाएगा समुद्रों में और नाव खूब चलने लगेगी, तो ये कोई आंसर नहीं हो गया आपका। 2, 3 एंड 4 है। देखिए भूमंडलीय उष्णता तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीप जो समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय क्षेत्र अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है और वैश्विक तापन से जो स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो यही आपका हो गया पहला, है ना, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादर। ठीक है, तो देखिए ये जो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादर है वो वैश्विक तापन से सबसे पहले प्रभावित होने वाले सबसे ज्यादा भंगुर, यानी भंगुर मतलब होता है सबसे ज्यादा वल्नरेबल। ठीक है, यही है। नेक्स्ट हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि जो विश्व तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूरे औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड
के परे बढ़ जाता है तो विश्व का विश्व पर उसका जो है संभावित असर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा तो देखिए ये जो है आपका स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। पहली बात तो ये। दूसरा है कि विस्तृत प्रवाल मर्दता घटित होगी। तो दूसरा है। तीसरा, सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि को विलुप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। दूसरा, अनाजों की खेती में कहीं भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एक और दो होगा। देखिए, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसिंग की वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मर्दता कोरल मोर्टेलिटी घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है? चक्रवातों, तूफानों, केवल बवंडरों, सभी की ही बढ़ रही है ना। तो देखिए, वैश्विक ऊष्मन की वजह से सारी चीजें, सूखा, बाढ़, समुद्री जल का स्तर बढ़ना, वैश्विक ऊष्मन से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी से चक्रवात, तूफान, बवंडर, इसकी बारंबारता, तीव्रता दोनों ही बढ़ रही है। निम्नलिखित में कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? कितना है? तो ये है आपका 0.8। ठीक है, 0.8 है। ठीक है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये आपका है 1 और 2। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पहला। दूसरा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये दो चीजें हो जाएंगी। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दूसरा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व तो प्रबल रूप से घट जाएगा, ऐसा नहीं है। जल घनत्व तो नहीं घटेगा, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबीय ताप वृद्धि, यानी कि ग्लोबल जो टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है, इससे संबंधित क्या जो है सही है? तो देखिए, इससे संबंधित हम डायरेक्ट देखेंगे। ये आपका 134 है, ज़्यादा टाइम नहीं है। 134 1 क्या है? ग्लोबीय तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फों की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें यही है कि नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो 2070 तक समुद्री सब तो ऐसा कुछ है नहीं। विश्व की समस्त मूंगों के द्वीप डूब जाएंगे, कोरल रीफ्स डूब जाएंगे। बिल्कुल सही है। संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा। ठीक है, और समुद्र तल बढ़ गया तो इसी वर्ष नीदरलैंड पर भी एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट हमारा है कि जलवायु परिवर्तन हमें कवर करना है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।